जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज भारत सरकार ने अपना 2021-22 का बजट पेश किया है। मुझे नहीं मालूम आप लोगों को फुर्सत मिली या नहीं मिली उस बजट को सुनने के लिए, लेकिन दिन भर में आप लोगों ने बजट के ऊपर क्या क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं वो सुना होगा। लेकिन मेरा ये कहना है, निर्मला ने बड़ी ही निर्मलता के साथ देश बेच डाला, साहिब के हुक्म की तामील हुई है। बेच डालेंगे सब कुछ, नहीं छोड़ेंगे अब कुछ। ये बजट है। लोग कह रहे हैं ओलेक्स सेल सब बेच डालिए। रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, इंश्योरेंस कंपनियां, बैंक सब आज सेल पर था और खरीदार विदेशी कंपनियां बुला लिया गया। LIC 74% विदेशी निवेश, आइए और LIC खरीद ले जाइए, बैंक बंदरगाह खरीद ले जाइए। अब ये कह रहे बजट अच्छा है या नहीं अच्छा। आप सुबह जब उठेंगे ना, 2015 में कहा था 100 स्मार्ट सिटीज, 15 में कहा था 16, 17, 18, 19, 20, 21 का बजट पेश हुआ है। अगर आप उस स्मार्ट सिटी में बस चुके हो तो यहां आज जो बातें कही गई हैं उन पे विश्वास कर लीजिएगा। आज के बजट में जहां पर हमें चीन से चुनौती मिल रही है, हमारा रक्षा बजट बढ़ना चाहिए था, हमारे जवानों को ताकत मिलनी चाहिए थी, उस बजट में मात्र 6,000 करोड़, सिर्फ 6,000 करोड़ की बढ़ोतरी। शिक्षा, जितने भी शिक्षक हैं, नई शिक्षा नीति तो आ गई, लेकिन उस शिक्षा नीति के तहत पैसा नहीं है। 40% के करीब शिक्षा का बजट काट डाला है। किसान 6,000 रुपया साल का मिल रहा था। सोच रहे थे कृषि कानून पे नहीं बात बन रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बात नहीं बन रही है, तो शायद जो 6,000 रुपया ये किसानों की बैंक में साल में डालते हैं, किसानों की मांग थी कम से कम 2,000 रुपया महीना तो आप दीजिए और सालाना 24,000 रुपया। लेकिन सरकार ने 1 रुपया किसानों के लिए नहीं बढ़ाया। अब मैं गृहिणियों से कहूंगी, आज मैं सुबह बजट पेश होने से पहले बहुत सी महिलाओं ने कहा जो तेल था, खाने का तेल जो है वो 80 रुपए था, फिर 100 आया और आज 140 रुपए प्रति लीटर है। मैं उस गृहिणी को कहूंगी ये बजट अच्छा तब होगा जब आने वाले कुछ दिनों में इस बजट के बाद आपके घर में जो तेल है जिसको आप सुबह तक चिंतित थी 140 रुपए लीटर, अगर वो वापस 80 पर आ जाए तो ये बजट अच्छा है। जिनके रोजगार चले गए, मिलने की तो बात भूल ही जाइए कि नए आदमी को रोजगार युवाओं को मिलेगा, भूल जाए अभी, लेकिन जिनके छिन गए, अगर उन्हें रोजगार वापस मिल जाए तो यह बजट बहुत अच्छा है। आप समझ रहे हैं, किसानों को तो कुछ नहीं मिला है, युवाओं से बोल रही हूं। अब हमारे देश में 6.5 करोड़ यानी कि 6.5 करोड़ MSMEs हैं, यानी कि छोटे कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं। उनके लिए 15,700 करोड़ है। तो किसी ने कैलकुलेट किया कि जब 6.5 करोड़ छोटे छोटे कुटीर लघु उद्योग हैं और बजट 15,700 करोड़ है, यानी कि प्रति कुटीर लघु उद्योग जो बर्बाद हो गए उठने के लिए मिलेगा 2,500 रुपया। और अगर आप इस 2,500 रुपया, जो सबके हिस्से तो नहीं आ रहा है, अगर आप दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो सके तो ये बजट बहुत बेहतर है। इस बजट में ये भी था कि जो टैक्स पेयर नहीं करते, टैक्स की चोरी करते हैं, उनके 6 साल तक पुराने खाते खोलकर उनकी जो टैक्स की लायबिलिटी है उसे लिया जा सकता था। लेकिन सरकार को दया आ गई, सरकार ने कहा नहीं, अब ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, सिर्फ 3 साल पुराना जिसने टैक्स की चोरी की है हम सिर्फ उसी को पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको याद है 2016 में नोटबंदी हुई थी, 4 साल पहले हुई थी। उस नोटबंदी में बहुत लोगों ने अपना काला धन सफेद करवा लिया था और बहुत सा चुनावी चंदा PM केयर फंड में आज भी दे रहे हैं, तो उनको तो राहत मिलनी चाहिए थी। क्यों 6 साल? लोग तो कहते नहीं, इनके 10 साल पुराने खातों को खोलिए जिन्होंने टैक्स की चोरी की और सारा इनसे वसूली कीजिए। लेकिन सरकार ने 6 साल पुराने भी जो खाते थे उसकी जगह अब 3 साल कर दिया है, क्योंकि टैक्स चोरों को कुछ तो राहत देनी है। अब इसके अलावा जो वित्तीय घाटा, मैं नहीं कह रही, सरकार का जो वित्तीय घाटा है
वो 9.5% है। सरकार ने जो कर्ज लिया हुआ है, केंद्र सरकार ने, वो कर्ज लगभग बजट मोटी मोटी बातें बता रही हूं, बाकी अपने आप देख लीजिएगा। जो कर्ज लिया है 64% सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण आया है, उसमें लिखा है 64% कर्ज केंद्र सरकार ने और 41% कर्ज राज्य सरकारों ने लिया हुआ है। इनका ये कहना है ये तो कोरोना काल महामारी का समय था, इसलिए ये बजट ऐसा आया है। 2020 में कोरोना काल था, 21 में बजट आया, बहाना कोरोना का है। लेकिन थोड़ा और पीछे चली जाइए, जब कोरोना नहीं था, 16, 17, 18, 19 कोरोना नहीं था, बजट देखिएगा कि हमारी जीडीपी, हमारी अर्थव्यवस्था तब भी गड्ढे में जा रही थी और अब तो और गड्ढे में गई है। अब हर राज्य देख रहा था कि मेरे राज्य के लिए इस बजट में क्या है। आपके राज्य में चुनाव है तो आप खुश होइए, ये बजट आपके लिए अच्छा। और जिन राज्यों में चुनाव नहीं है उनको निराशा हाथ लगेगी। केरला में चुनाव है, तमिलनाडु में, असम में, पश्चिम बंगाल में, इन राज्यों में अभी हाल ही में 2 महीने 3 महीने में चुनाव होने जा रहे हैं। और ये बजट बिल्कुल वोट और चुनाव के मद्देनजर जारी किया हुआ है। इन राज्यों के ऊपर सरकार मेहरबान दिखी क्योंकि वोट लेना है। बिहार के लोग पूछ रहे थे हमारा चुनाव हो गया, हमारा क्या होगा? अरे आपका तो नाम भी नहीं लिया बिहार का, हो गया ना आपका चुनाव, ले लिया आपके वोट। आप तो ये करिए कि वो जो मुफ्त वैक्सीन का वायदा था, कम से कम पूरे बिहार के लोगों को, देश की तो बात छोड़ दीजिए, पूरे बिहार के लोगों को वो कोरोना मुफ्त वैक्सीन ही लग जाए। बाकी आपका कोई जिक्र नहीं, आपको कोई स्पेशल पैकेज वैकेज नहीं, आपका चुनाव हो गया, 5 साल इंतजार करिए। अभी केरला, तमिलनाडु, असम और बंगाल को मिल रहा है। और 2022 में निराश मत हो, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश, आपके राज्यों में चुनाव 2022 में है। तो उस समय फरवरी में जो चुनाव आएगा ना, बजट आएगा, उसमें आपको भी मिल जाएगा। तो सारा का सारा जो है ये बजट इस नजरिए से है। इंडियन ऑयल ने एलपीजी सिलेंडर जो कमर्शियल है सीधा 190 रुपए बढ़ाए हैं। कितने? 190 रुपया प्रति सिलेंडर कमर्शियल के लिए बढ़ा दिया है। फल बागवानी जो करते हैं उनके लिए जो एमएसपी था उसका बजट 2000 करोड़ से 1500 करोड़ कर दिया गया है। 500 करोड़ एमएसपी में जो फल और बागवानी करते थे, फूलों की खेती, उनको भी भारी नुकसान। मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इस तालेबंदी में लोगों की रोजगार जा रहे थे और हर कोई ग्रामीण में मनरेगा के तहत काम ढूंढ रहा था और मनरेगा के तहत लोगों को काम मिल भी रहे थे। लेकिन इस बजट में मनरेगा का मां भी नहीं बोला गया। बजट जो पहले था उसको भी आधा कर दिया गया, तो इसलिए अब ग्रामीण भारत में भी मनरेगा के तहत कोई काम होगा या उस काम जब काम ही नहीं तो रोजगार कहां से मिलेगा। सो मनरेगा का भी इसमें कोई जिक्र नहीं। सरकारी बैंक बेचे जा रहे हैं, खरीदने हो तो खरीद लीजिएगा। अगर आपकी हैसियत हो, मेरी हैसियत तो नहीं है कि मैं बैंक खरीदूं क्योंकि सेल पर है। बैंक बिक रहा है, बंदरगाह बिक रहे हैं, सरकारी बीमा कंपनियां बिक रही हैं, बिजली की लाइनें बेची जा रही है, रेलवे बेच रहा है, वेयर हाउस बिक रहा है, और क्या बिक रहा है? एयरपोर्ट बिक रहा है, भेल बिक रहा है, LIC बिक रही है। खरीदनी है किसी को? मैंने कहा मेरी औकात नहीं है भैया, मैं नहीं खरीद सकती। हाँ, अदानी अंबानी की हैसियत, औकात सब है। तो ये सब सेल आपके लिए नहीं है, ये सब उनको बेचा जा रहा है। आप समझ रहे? जिन्होंने लाल किला गिरवी रख दिया वो उनके लिए ये सब कुछ नहीं है। इसीलिए कह रही हूं, बेच खाएंगे सब कुछ, नहीं छोड़ेंगे अब कुछ। अब इसके अलावा जो है पेट्रोल डीजल के दाम 100 पार, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 सोचा। अब जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल के दामों को लाया जाएगा, लेकिन इस बजट में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा 100% जो है उसको एक्साइज को करने का है कि आपकी जेब से जितना जेब में कुछ नहीं जाएगा, जेब से निकालने का वाला बजट है ये, जितना भी है। तो मोटा मोटा मैं आपको बता रही हूं। हाँ, RSS संघ, स्वदेशी, विदेशी निवेश नहीं, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हर चीज में विदेशियों का निवेश, विदेशियों का पैसा, स्वदेशी हैं हम, भारतीय हैं हम, राष्ट्रवाद, वो संघ, वो RSS खामोश, चुप साप सो ज्ञान को एक आवाज नहीं निकली जब LIC, हमारी इंश्योरेंस कंपनियां, जहां हमारे लोगों का पैसा होता है कि कुछ हो जाएगा तो ये कंपनियां उन्हें पैसा देंगी, उसमें भी जब मनमोहन सिंह सरकार ने FDI की बात की थी तो 20% की LIC में 20% विदेशी निवेश की बात की थी, तो संघ RSS के मुख्यालय में आग लग गई थी, पूरा इतनी हाहाकार मच गई थी। और आज उसको बढ़ाते हुए
74% विदेशी निवेश हमारी इंश्योरेंस कंपनियों में है। आपको पता है प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत निजी बीमा कंपनियों ने कितना कमाया अभी तक? ज्यादा कुछ नहीं, 26,000 करोड़, बस इतना ही तो कमाया है। अब ये विदेशी कंपनियां आएंगी, इंश्योरेंस कराएंगी, प्रीमियम लेंगी, करोड़ों कमाएंगी और यहां से आपके यहां से निकल जाएंगी। सर्विसेज सेक्टर जो होटल्स में थे, होटल इंडस्ट्री में थे, सिविल एविएशन में थे, टूरिज्म, यातायात, टूरिज्म, मतलब सर्विस सेक्टर की मैं बात करूँ जो हमें सेवाएं देते हैं, उन सेवाओं का हमारी जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, सकल घरेलू उत्पादन की बात कर रही हूँ, उसमें सर्विसेज सेक्टर का 95% जीडीपी में 95% जो है वो सर्विसेज सेक्टर से आता है। दूसरा बाकी आप सोचेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, लेकिन इसमें और इसके अलावा इस सर्विस सेक्टर में 60% लोगों को जो कुल रोजगार है उसका 60% इस सर्विस सेक्टर से है। लेकिन इसको भी राहत देने के लिए कि पूरे तालेबंदी में होटल इंडस्ट्री, हमारी टूरिज्म बर्बाद हो गया, हमारी ट्रांसपोर्ट टोटल जो है, लेकिन माफी चाहूंगी कोई राहत नहीं। जिनकी होटल टूरिज्म में थे नौकरियां गई हैं, कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि कोई इन्हें यहां पर राहत की बात नहीं की गई है, बिल्कुल भी नहीं की है। पूरा चुनावी बजट है, ओलेक्स बजट है, सब कुछ सेल पर लगा हुआ है, बड़े बड़े लोग इसको खरीद सकते हैं, सरकार सब कुछ बेचने को तैयार है, कर्ज में डूबी हुई सरकार है, अपना वित्तीय घाटा इनका 6.5 वित्तीय घाटा अभी है। इसे 2024-25 में, ध्यान से सुनिएगा, 2024-25 में इस वित्तीय घाटे को जो 6.5 है इसे 4.5 कर लिया जाएगा। कब? सोच लीजिए 24 और 25 में। किसान तो बेचारा रो ही रहा है। और किसी के बारे में जानना हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि निर्मला आंटी ने सुबह लाल रंग की साड़ी पहनी, फिर 1 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो पीले रंग की साड़ी पहनी। उनका साड़ियों का रंग तो बदल रहा था, लेकिन जो बजट था ना वो बेहद बेरंग निकला। सबके रंग उड़ाकर रख दिए उन्होंने, और उनकी साड़ियों के रंग आज बदलते रहे। लेकिन खूबसूरत साड़ी थी, पहले लाल, पीली, और उसका तीसरी बार क्या पहनी शाम तक मैंने वो नहीं देखी। बट मैं आपसे कहूंगी, ओवरऑल डिफेंस के लिए मैं कहूंगी बिल्कुल निराशा है। कपास में ड्यूटी जो थी वो 0% थी, कपास महंगी हो सकती है, 10% ड्यूटी इसमें लगा दी गई है। मोबाइल आपकी कस्टम ड्यूटी मोबाइल उपकरणों पर बढ़ा दी गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। अब ये भी सब महंगा होने वाला है, जबकि लोग कह रहे थे कि इसको हमारी तालेबंदी के बाद ज़्यादातर मोबाइल या फिर दूसरे जो है डिजिटल इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, इस पर राहत दे ताकि स्कूल में बच्चों को हम डिजिटल से जोड़ के पाएँ और वो अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा पाएँ। लेकिन इसमें भी कोई किसी तरह की राहत नहीं दी गई है। बहुत कुछ है, पढ़ लीजिएगा। डेढ़ 2 घंटे निर्मला आंटी बोली, और इतना संयम आप में भी नहीं है और मैं भी नहीं है बैठ के 1.5 घंटे का सारा बजट पर। मैंने जो मोटी मोटी बातें थी, मोटी बातें बता दी कि सब बिक रहा है, हैसियत हो तो खरीद लीजिएगा, आप नहीं खरीदेंगे तो अदानी अंबानी खरीद लेंगे, अदानी अंबानी नहीं खरीदेंगे तो विदेशी कंपनियों को आकर पेश कर दिया। और ये वो सरकार है जो कहती थी देश कब नहीं बिकने दूंगा, शायद है वो शब्द कान में गूंजते हैं या भूल गए, देश नहीं बिकने दूंगा, और देश में कोई चीज नहीं बचने वाली जिसे ये बेचने नहीं वाले हैं। किसानों के लिए कहूंगी, दिल्ली के दहलीज पर डटा हुआ है। दिल्ली की दहलीज आप देख रहे हैं, दिल्ली में बैठी हूं, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, काश जो चीन, पाकिस्तान दुश्मन हमारी सरहदों के अंदर घुस के, आतंकी घुस के जिस तरीके से बर्बादी चल रही है, ये इतनी मुस्तैदी देखिए आपने, कैसे सड़कें खोदी, फिर सीमेंट लाकर उसमें कील लगाए जा रहे हैं, तारें लगाई जा रही हैं, हर तरफ से घेरेबंदी की जा रही है कि किसी तरह भी किसान तक लोग ना पहुंच पाए और किसान सत्ता सरकार तक ना पहुंच पाए। पूरी तरह से किसानों की किलेबंदी दिल्ली की दहलीज पर कर दी गई है। काश यही मुस्तैदी सरहद पर दिखाई होती तो हमारे जवान, जिनकी पीठ पे गलवान वैली हो या पुलवामा हो या पठानकोट हो एयरबेस, जो पीठ पे छुरा खोपा है, अगर इतनी मुस्तैदी, इतना बजट रक्षा पे खर्च किया होता तो शायद आज दुश्मन की इतनी हिम्मत नहीं होती।
लेकिन आज दिल्ली की दहलीज आकर देखिए, मुझे लगता है इजराइल जैसे देशों को, अमेरिका को भी देखना चाहिए कि अपनी अपनी सरहदों को कैसे सुरक्षित किया जाता है। देश की सरहद नहीं कह रही, दिल्ली सत्ता की सरहद कह रही हूँ, इसे कैसे सुरक्षित किया जा रहा है। ये विश्व के लिए एक उदाहरण बन सकता है। परिंदा पर नहीं मार सकता है, बाकी पर ये छोड़ दीजिए। दूसरा पकड़ना दीप सिद्धू को था। दीप सिद्धू अभी तक नहीं, 26 जनवरी 27, 28, 29, 30, 31 आज एक है या 2 है, नहीं पकड़ा जा रहा है। और पकड़ा किसको? मनदीप पुनिया को, एक पत्रकार जिसने पुलिस मूक दर्शक खड़ी हुई है और पथराव किसानों पर गुंडे भाजपा के कर रहे हैं, उसका वीडियो बनाया था, उसी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 300 अकाउंट, दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 26 जनवरी से पहले, बड़ी वारदात हो सकती है। पाकिस्तान में बैठे हुए 300 जो ट्विटर हैंडल जो हैं वो हिंसा फैला सकते हैं, खालिस्तान की साजिशें हो रही हैं। वो 300 अकाउंट मालूम नहीं, मैं जब तक देखा था 3-4 दिन बाद तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। देश की सरकार ने ट्विटर को कोई निवेदन करके एक भी अकाउंट तब तक बंद नहीं करवाया था। लेकिन भारत के अंदर ही कृषि कानूनों के खिलाफ बोलने वाले, भारत सरकार को आईना दिखाने वाले 250 ट्विटर हैंडल्स को आज बंद कर दिया गया, क्योंकि वो सरकार को आईना दिखा रहे थे, किसानों की आवाज बन रहे थे। बिजली काट दी, पानी काट दिया, इंटरनेट सेवाएं, सिंगू बॉर्डर, तीनों बॉर्डर जो मैंने आपको बताया काट दी गई हैं। किसी तरह भी लोगों तक सच्चाई ना पहुंच पाए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, क्यों सत्ता डरी हुई है? बिजली, पानी, इंटरनेट आपने काट दिया, आपने वहां पर पूरी तरह से तार, कटीले, लोहे सब कर दिया, कोई उन तक ना पहुंचे और वो उन तक ना पहुंचे। और फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक कॉल दूर हूं मैं आपसे। आप समझ रहे हैं? अभी किसानों ने एक और ऐलान किया है। मैं बिल्कुल किसानों के समर्थन में, इसलिए किसानों के वहां पर नेट हो ना हो, मैं आपसे निवेदन करती हूं। किसानों ने अभी ऐलान किया है 6 फरवरी को 12 बजे से 3 बजे तक पूरे देश का चक्का जाम करेंगे। और मैं शांतिपूर्ण तरीकों से लोकतांत्रिक संविधान के अधिकारों के तहत किसानों के 6 फरवरी को 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक 3 घंटे के इस चक्का जाम का समर्थन करती हूँ। क्योंकि जब सत्ता को, सरकार को 60-70 दिन से बिना हिंसा के शांति से बैठे हुए हमारे किसानों की आवाज नहीं सुनाई देगी, षड्यंत्र करेंगे, हर हिंसा का रास्ता अपनाएंगे, अपनी बल, अपनी ताकत का इस्तेमाल, अपनी पुलिस का इस्तेमाल करेंगे, पत्रकारों को फंसाएंगे, किसानों पर झूठे आरोप लगाएंगे, हर षड्यंत्र करेंगे, तो मुझे लगता है फिर आपको और हमें उनकी ताकत बनना होगा। तो 6 फरवरी 12 से 3 चक्का जाम, अपने तरह से समर्थन दीजिएगा। मैं एक बात आपसे बस जाते जाते कहना चाहूंगी, और अगर ये बात सही लगे तो शेयर करिएगा इस वीडियो को। सुनिएगा, कृषि कानून 3 आए, कुछ लोग इसके खिलाफ है, कुछ किसान लोग, पार्टियां इसके खिलाफ है, ठीक है। कुछ पार्टियां, हो सकता है किसान लोग, इन 3 कृषि कानूनों के समर्थन में हो, फाइन। दोनों के लिए एक ही देश है, एक ही कानून है, एक ही संविधान है, एक ही लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई दो राय नहीं है। तो जिस तरह से पिछले 70 दिनों से हमारा अन्नदाता दिल्ली की दहलीज पर बैठा है, 170 के करीब शहीद हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें वहां से उठाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए ये इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, जब तक ये बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं हम इन्हें नहीं हटा सकते। तो मैं अब केंद्र की सरकार से कहती हूं, आप उन लोगों को जो इन कृषि कानूनों के समर्थन में है, आइए दिल्ली, देश की सरकार से मांगिए कि आपको दिल्ली का रामलीला मैदान, जो किसानों को नहीं मिला, जो इस कृषि कानूनों के विरोध में है, लेकिन जो समर्थन में है, मैं उन्हें कहूंगी आप जो समर्थन में है ना, वो देश के सरकार से कहे कि भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जो रामलीला मैदान है वो आपको दे। हम समर्थन करते हैं, क्योंकि अगर विरोधियों का, जो विरोध कर रहे हैं, उनका लोकतांत्रिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार है अपनी आवाज को बुलंद करने का, तो आपका भी है। आइए ना, कौन रोक रहा है? आपको अदानी भी सपोर्ट करेगा, अंबानी भी सपोर्ट करेंगे, पूंजीपति मित्र, आपको सरकार भी समर्थन करेगी, और पूरी भाजपा कहती है 5 करोड़, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, 5 करोड़ सदस्य, वो सारे 5 करोड़ आपके साथ। किसान बैठा हुआ 70 दिन से जो विरोध में है, आप 15 दिन तो आकर खुले में, ठंड में बैठकर देखिए तो सही, हमें भी पता लगे कि कितने लोग समर्थन में हैं। विरोध में तो सब सड़कों में हैं, लेकिन समर्थन की दुहाई दी जा रही है, लेकिन दिख कोई नहीं रहा है। आप पे तो पुलिस भी लाठी नहीं चलाएगी, आप समझ रहे हैं?
आप पे तो पुलिस भी, क्योंकि पुलिस भी सत्ता की है, कानून भी सत्ता का है, सत्ता समर्थन करेगी। अदानी अंबानी आपको पैसा देंगे। जो पिज्जा आपको किसान खाते हुए दिख रहे थे, वो अदानी अंबानी पता नहीं क्या क्या खिला सकते हैं, आपकी कितनी आप भगत कर सकते हैं। आप आइए तो सही, आप आते क्यों नहीं है? अपना ऐशो आराम सुख चैन छोड़िए तो सही। करना चाहिए ही ना, या नहीं करना चाहिए? या घर में घुस के मात्र षड्यंत्र करेंगे, किसान और किसान आंदोलन को आप बदनाम करेंगे मात्र अपनी बहुमत के दम पर, अहंकारी तानाशाही जुल्मी सत्ता के दम पर। चुनौती दे रही हूं, खुली चुनौती है। सिग्गू बॉर्डर पर जो हुआ, वहां पर किसान बैठा हुआ है, आज से नहीं 70 दिन से बैठा हुआ है, कुर्बानियां दे रहा है, शांतिपूर्ण बैठा हुआ है। 26 जनवरी से पहले कुछ नहीं हुआ, ना उसके बाद कुछ हो रहा है, शांति से बैठा है अपने लोकतांत्रिक अधिकारों में कि सरकार सुनेगी 3 कानून वापस ले ले, हम चले जाएंगे। एक ही शर्त है उनकी, एक ही बात है, 3 कानून वापस ले, समर्थन मूल्य लाए, हम वापस चले जाएंगे। वो बैठे हैं, लेकिन चंद गुंडे 4-5 हजार पुलिस वालों को अपना शेल्टर बनाकर पथराव करते हैं, हिंसा करते हैं। लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ है। ये लठ भाजपा की नहीं है पुलिस के हाथ में, वो लठ इस देश के संविधान ने, इस देश ने ये वर्दी और लठ पुलिस को इस देश की रक्षा, नागरिक की रक्षा के लिए दी है, ना कि सरकार उसके कानून और उनके पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए, जो आवाज के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए लठ बजाने के लिए। मैं उनका समर्थन करती हूं। क्यों चंद मुट्ठी भर आते हैं, दंगाई गुंडागर्दी की और पुलिस के आप संरक्षण में अपनी सरकार के दम पर हिंसा करके आप वहां से भाग जाते हैं? ठहरिए ना, आइए बोलिए सरकार को कि 10-15 किलोमीटर की दूरी पर, चाहे वो सिंगू बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, और चाहे वो आपका टीकरी बॉर्डर है, वहां के 5-7 किलोमीटर पे इनको भी जगह दे दीजिए। आइए बैठिए, दिन रात देखते हैं। 2 महीने से ज्यादा किसान बैठे हैं, आप 1 महीना तो बैठिए, काम धंधा सब सुख चैन आराम घर परिवार छोड़कर बैठिए तो सही। मैं समर्थन करती हूँ, सारा आपको करेंगे। आपने देखा मुजफ्फर नगर में, मथुरा में महापंचायतें हो रही हैं किसानों के समर्थन में। एक भी पंचायत, सत्ता में बैठे हैं ये लोग, 303 सांसद हैं इनके, पूंजीपति मित्र हैं इनके, और ये कहते हैं कि 60 करोड़ किसान जो है वो बिल से खुश है इनके कानूनों से। तो एक महापंचायत तो सरकार भी करके दिखा दे, मान जाएंगे। इन्हीं गांवों में, मुजफ्फरपुर, मथुरा और दूसरे जहां बागपत में, जहां जहां ये महापंचायतें, लाखों की तादाद में लोग एक आवाज, एक रात में एक अन्नदाता का आंसू देखकर आ गए। तो चुनौती दे रही हूं, करिए ना उन्हीं गांव में किसी किसान कानून के समर्थन में महापंचायतें। हम भी देखते हैं कितने लोग आते हैं। ये गुमराह करना बंद कर दीजिए, ये चुनौती है। उम्मीद करती हूं केंद्र की भाजपा सरकार इसे स्वीकार करेगी, दम दिखाएगी और ये षड्यंत्र करना बंद कर देगी। किसानों ने एक बात साफ कर दी है, जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं लाया जाएगा, किसान दहलीज से हटेगा नहीं। अभी भी पूरा डर बना हुआ है कि जो आवाज उठा रहे थे सरकार के इन कानूनों के खिलाफ, उनके 250 अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। कल को हो सकता है मेरा भी अकाउंट और मेरे बात को शेयर करने पर आपका भी आवाज मुंह बंद कर दिया जाए। आपके ऊपर जैसे मनदीप पुनिया पत्रकार है, जेल डाला, राज्य सरदेसाई और पता नहीं शशि थरूर, कितने लोगों पर FIR देशद्रोह के मुकदमे हो गए हैं, उन सबको भी जेल भेज दिया जाए। और बिजली पानी नेट तो पहले ही काट दिया है, और कटीले तरह सब कुछ, सारे हथकंडियां बनाए जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? मुबारक हो सबको। ये बजट, ये सरकार देश नहीं बिकने दूंगा। और बजट में आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन में बताइएगा, अगर आपको लगे कि हाँ अब मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी खोई जिंदगी मिल गई, मेरे घर का गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल सबसे राहत मिल गई, तो ये बजट उनको मुबारक होगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जो साथी जुड़ते हैं। ताकत मिलती है जब हम बोलते हैं उन किसानों को, उन अन्नदाताओं को जो दहलीज पे बैठा है। ये लड़ाई अभी भी जारी है और जीतने तक यूं ही लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। शुभ रात्रि।